उत्तर प्रदेश हमारी जमीन है। अब हम किसी के दरवाजे नहीं जा रहे हैं, हम अपनी ताकत बना रहे हैं। जिसको आना वो हमारे दरवाजे आए। आजाद समाज पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले में हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। मैं किसी को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। जिसके मुद्दे हैं, जिसकी इतनी संख्या पारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। नाम भी लेना है, काम भी देना है, सम्मान भी देना है, हिस्सेदारी भी देनी है। तो जिनके अलग अलग विषय हैं, उनके अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जिसको रोका नहीं जा सकता उसके खिलाफ इस तरह के तमाम तरह की साजिशें होती हैं। इन साजिशों से आजाद समाज पार्टी डरने वाली। जिनसे विरोध है उनसे कोई समझौता नहीं, जिनसे समझौता है उनसे कोई संघर्ष नहीं। बहुजन आइडियोलॉजी के लोग हैं, अपने विचारधारा के साथ खड़े हैं। जो भाजपा को उठाना चाहते हैं उन सब लोगों को हमारे साथ आकर मदद करनी चाहिए। वो अपने राजनीतिक एजेंडे पे जहां तक उनको सूट करेगा वहां तक बोलेंगे, और हम वहां तक बोलेंगे जहां तक देश के हर व्यक्ति तक आवाज जाए। आतंकी मारे गए, इसका मतलब इसका श्रेय तो सरकार ना ले, ये तो श्रेय सेना को जाना चाहिए, या इसका श्रेय भी सरकार के लोग लेंगे। मुझे जिसका योगदान था उसके विषय में कहना था। मैंने कहा माजिद खान के बारे में भी, आदिल शाह के बारे में और कश्मीरियों के बारे में भी, जिन्होंने जो पर्यटक वहां रह गए थे, डरे सहमे थे, उनको परिवार मान के उनको आसरा दिया, उनका साथ दिया, उनको एहसास कराया। हर जिले में लगभग 300 भांग की दुकान, देसी शराब की दुकान, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप तो बनाई गई है। यानी कि मधुशाला, नशे की दुकानें तो खोली गई है, लेकिन पाठशाला नहीं खोली गई। आज मैंने पार्लियामेंट में 0 आवर में सवाल खड़ा किया, केंद्र और राज्य की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही। भाजपा के सांसद है नवीन जैन, उनके साथ में आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है बड़ी। मैं उनको जानता ही नहीं था सही तरह से कि वो कौन है। शरीर में आखिरी सांस रहेगा, लहू आखिरी कतरा का। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हरियाणा का एक गांव है हिसार का भटाला, वहां पर दलित समुदाय के लोगों का पिछले 8 साल से बहिष्कार किया हुआ। ये अन्याय सिर्फ हरियाणा का नहीं, हालांकि हरियाणा में सामाजिक बहिष्कार के कई मामले आए। छापर का मामला भी है, खापड़ का मामला भी है। राजनीतिक शक्ति बनाए। जब हम पे राजनीतिक शक्ति होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा सामाजिक बहिष्कार, हम मानवता को मानने वालों को हम किसका बहिष्कार नहीं करना चाहते। जब हम पे शक्ति होगी तो भी हम किसी का बहिष्कार नहीं करेंगे। जहाँ तक मैंने इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की है, तो वो जबरन किसी से धर्म परिवर्तन कराने को की आजादी नहीं देता, वो इसको गलत मानता है। जो भी आरोपी है, जो इसने अपराध किया, अगर वो सही आरोपी तो उस पर कार्रवाई करो, लेकिन ये नहीं कि कहीं एक ने अपराध किया तो बुलडोजर चलेगा और दूसरे ने अपराध किया तो उसको मिठाई खिलाई जाएगी। एक व्यक्ति के साथ उसकी मॉब लिंचिंग हुई तो उसको 50 लाख का मुआवजा मिलेगा, और एक व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग हुई उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। लूटे पीटे लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप साथ क्यों नहीं हो जाते हो इंडिया के? उनमें से तो उन्हीं के कई टुकड़े हो गए हैं, तो वो तो खुद ही अलग अलग हो रहे हैं। तो जो खुद ही अलग अलग हो रहे हैं तो उनको मैं क्या जोड़ने काम करूँगा जाके? अंदाज किया जा सकता है, लेकिन भूला नहीं जा सकता, क्योंकि एक सीट लगभग हम 4000 वोट से हारे। कुछ पार्टियों ने थोड़े से वोट हमारे ना काटे होते तो वो सीट हमारा विधायक वहाँ होता। हम 3 सीटें राजस्थान की बहुत नजदीक से हारे, 5000 से 7000 से 11000। मध्य प्रदेश की भी एक सीट हम लगभग 11000 वोट से हारे। संसद का मानसून सत्र जो है वो आखिरकार हंगामे के बाद में शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत हुई। ऑपरेशन सिंदूर में तमाम दलों के नेताओं ने अपने भाषण दिए, अपना संबोधन किया, लेकिन उसी में एक भाषण था चंद्रशेखर आज़ाद का। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं और अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने उस पहलू को उठाया जिस पहलू को प्रधानमंत्री नहीं उठा पाए और विपक्ष के बाकी नेता भी नहीं उठा पाए। आपने शुरुआत की थी आदिल शाह कश्मीरी से, जिसका कोई नाम नहीं ले रहा था। तो क्या इसीलिए चंद्रशेखर को जाना जाता है कि वो उनकी आवाज़ उठाएंगे जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता? 2 चीज़ें हैं, 2 शख्स हैं जिनका बड़ा अहम योगदान है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सेना को बधाई देता हूँ, और सेना के साथ साथ मैं कश्मीरियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में जो एक सोची समझी साजिश में, मैंने पहले दिन से उसको कहा कि पहलगाम का जो हमला है वो एक सोची समझी साजिश है, जिससे हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल बने, दंगे बने, और हम लोग दुश्मन से नहीं आपस में लड़े। तो वहाँ सेना का जो पराक्रम है ऑपरेशन सिंदूर में, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। और जो आज हमारे बीच में नहीं है, देश के आम नागरिक रहे हों, पहलगाम के वो पर्यटक रहे हों, या सेना के जवान रहे, उनके परिवार के प्रति जो है मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। उनके परिवार के प्रति अपना जो है आदरांजलि पेश करता हूँ। प्रकृति से प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रकृति की अनुकंपा, आशीर्वाद उनके साथ रहे। रही बात आदिल शाह की या माजिद खान की, एक वो इस घटना में ये 2 शख्स जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, इन दोनों पे सभी को बोलना चाहिए था। मेरी राय ये थी, लेकिन सब ने नहीं बोला, लेकिन मैं इसको जिम्मेदारी मानता हूँ, इसलिए मैंने माजिद खान का भी जिक्र किया और आदिल शाह का भी।
पोनी ऑपरेटर का भी और ड्राइवर का भी, जिसने अपनी जान पर खेल के जो है उन हिंदू परिवारों को बचाने का प्रयास किया, जो वहाँ पर्यटक के रूप में गए थे, जिन्होंने अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी को अदा किया। मैंने पूछा कि सरकार उनको क्या सम्मान देगी। तो क्या ये जो गृह मंत्री हैं हमारे, उन्होंने जैसे नाम नहीं लिया, वो बार बार कहते रहे अपने संबोधन में धर्म पूछ कर मारा, रक्षा मंत्री ने भी कहा धर्म पूछ कर मारा, तो आप जो नाम ले रहे थे आप भी किसी चीज को साध रहे थे? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक चीज़ समझिए, वो अपने राजनीतिक एजेंडे पे जहाँ तक उनको सूट करेगा वहाँ तक बोलेंगे, और हम वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक देश के हर व्यक्ति तक आवाज़ जाए, जिसका जितना योगदान है। जैसे मैंने सेना के सम्मान की बात की, आप देखिए जिस दिन डिबेट हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उस दिन ऑपरेशन महादेव हुआ, और सरकार का ये कहना था कि हमने उन तीनों, और इस पे गृह मंत्री जी ने अपनी तरफ से एविडेंस भी रखे कि उन तीनों पहलगांव के आतंकियों को हमने मार दिया। कई लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए। मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि पहलगांव का जो मुख्य आतंकी था सुफियान, वो पाकिस्तान में भाषण देता हुआ देखा गया, और फिर उसके साथ ये हुआ। तो मैंने पार्लियामेंट से कहा कि अब तो सरकार यहाँ है और वहाँ आतंकी मारे गए हैं, इसका मतलब इसका श्रेय तो सरकार ना ले, ये तो श्रेय सेना को जाना चाहिए, या इसका श्रेय भी सरकार के लोग लेंगे कि भाई हमने इनका योगदान क्या है। हमारे सेना की वीरता का कोई तोड़ ही नहीं। मैंने कहा कि अगर सेना को खुली छूट मिली होती तो शायद भविष्य में इस तरह का इतिहास, इस तरह की जो है लोग जानते पढ़ते कि शायद कोई दुश्मन हमारे लोगों पे आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए मुझे जिसका योगदान था उसके विषय में कहना था। मैंने कहा माजिद खान के बारे में भी, आदिल शाह के बारे में और कश्मीरियों के बारे में भी, जिन्होंने, जो पर्यटक वहाँ रह गए थे, डरे सहमे थे, उनको परिवार मान के उनको आसरा दिया, उनका साथ दिया, उनको एहसास कराया। और बाकी मीडिया ने और सत्ता के लोगों ने कितना प्रयास किया कि ये धर्म वाली बात आगे बढ़ जाए और इस तरह का एक माहौल ख़राब हो जाए, लेकिन देश की जनता को मैं बधाई दूंगा और विपक्ष को भी कि विपक्ष ने भी कोई राजनीतिक गलती नहीं की और ऐसे समय में एकजुट होकर सरकार के, सेना के साथ खड़ा होने का काम किया। कोई मौका नहीं दिया कि सरकार इस पर राजनीति कर पाए। आपको लगता है कि ये जो नाम था जो आपने लिए उन बचाने वाले उन दो लोगों के, वो नाम प्रधानमंत्री को लेने चाहिए थे ताकि देश को एक एकता का संदेश जाता, या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को भी लेने चाहिए थे? लेने चाहिए थे, उनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो काम जो है भाई, ये जो फेलियर हुआ, सेना वहाँ मौके पर नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ मौके पर नहीं थी, 1 घंटे तक पीड़ित वहाँ चिल्लाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं आया, एम्बुलेंस नहीं पहुँची, तो ये जो फेलियर सरकार का था, तो उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो उनको उनके नाम भी लेने चाहिए जिन्होंने मदद की, जो फरिश्ते बन के जिन्होंने काम किया। आप बताओ, पूरे विपक्ष पक्ष में मुझे लगता है कश्मीरियों के बारे में किसने नहीं कहा कि कश्मीरियों ने कितनी बड़ी जो है जिम्मेदारी अदा की। और मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस माहौल को जो बिगाड़ने का प्रयास किया, उसको नहीं बिगड़ने दिया। तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, मुझे तो है भाई। जिसने जो किया है वो कहने में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हर एक उस व्यक्ति का जिसका योगदान है इस पूरे अन्याय की, जब चरम पे हुआ, वहाँ पराकाष्ठा लिखी गई, तो उन सबको उनका सम्मान होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, और देश के उन वीर सपूतों को भी देश को जानना चाहिए। आपने 2 महीने पहले ट्वीट किया था कि मुगल सराय में जो दलित आबादी है वहाँ पे शराब का ठेका खोला जा रहा था, वहाँ पे एक महिलाएं उसका प्रदर्शन कर रही थी। आपने कहा था कि हमें अपनी बस्तियों में जो है स्कूल चाहिए, अच्छे संसाधन चाहिए, लेकिन सरकार स्कूल बंद करने जा रही है। कि आपने कहा था कि शराब खाने नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए। नहीं, हमने कहा कि हमें पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं चाहिए। आप ये समझिए, सरकार ने कहा कि हम 27,000 स्कूल जो है मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको कंपोजिट स्कूल बनाएंगे, एक में प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल सब वहाँ बनेगा। लेकिन सरकार ने कोई नया स्कूल नहीं बनाया। आपके पास भी जानकारी नहीं होगी, आप लगातार सक्रिय मीडिया में हैं, लेकिन मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट है कि हर जिले में लगभग 300 भांग की दुकान, देसी शराब की दुकान, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप तो बनाई गई है, 300 के लगभग सबको मिला के। यानी कि मधुशाला, नशे की दुकानें तो खोली गई है, लेकिन पाठशाला नहीं खोली गई। आज मैंने पार्लियामेंट में 0 आवर में सवाल खड़ा किया, तख्ती लेके भी सवाल खड़ा किया जब हाउस नहीं चल रहा था। मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो ये अधिकार देता है कक्षा 6 से लेकर उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कि उनको मुफ्त शिक्षा
और अच्छी शिक्षा उनका मूलभूत अधिकार है, मिलना चाहिए। और अगर आपको जानकारी देश को अगर लेनी है मुझसे, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा का अधिकार है और जो शिक्षा जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कि उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 ने कहता है कि जब राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र के कानून को मानना अनिवार्य होगा। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून बना, जो कहता है कि 1 किलोमीटर से दूर के अंदर स्कूल होना चाहिए। आप थे 3 किलो 4 किलोमीटर दूर कर दिया, तो यानी कि आप केंद्र और राज्य की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही। इसलिए मैंने आज प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो हमारे स्कूल बचाएं, हमारे बच्चों का भविष्य बचाएं, क्योंकि स्कूलों में कमज़ोर वर्गों में SC ST OBC मुस्लिम्स और अन्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग गांव में रहते हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारा हथियार है। इस हथियार को किसी भी कीमत पे हम लोग छीनने नहीं देंगे। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से अपील की और सरकार को चेतावनी दी, उत्तर प्रदेश सरकार को, सदन के माध्यम से, चेयर के माध्यम से, कि अगर सरकार ने ये शिक्षा विरोधी नीति, गरीब विरोधी नीति, अपनी जन विरोधी नीति बंद नहीं की तो इसका मुकाबला हम सड़कों पे करेंगे। चेतावनी मैंने आज उत्तर प्रदेश की सरकार को दी। सड़कों की बात आप कर रहे हैं, आप सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, मुस्लिम सम्मेलन करना आपने शुरू कर दिया। किसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं टेंशन कम कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको लगता था कि राजनीति में हमारी बात बहुत पीछे चली गई, जो निराश होकर घर बैठे, उनकी टेंशन कम कर रहा हूँ और देश प्रदेश के हक वंचित बहुजन समाज के लोगों की मदद कर रहा हूँ, जिनके मुद्दों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, खेती, किसानी, सामाजिक न्याय, जिनसे छीन लिया गया, जिन पे चर्चा नहीं होती, नौकरी, औद्योगिक क्षेत्र, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज, ये जो तमाम जो है विषय हैं, इन पे जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, उन पे चर्चा कराने का काम हम प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी वसीम भाई कि 12 सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश में कई बड़ी पार्टियों को ये एहसास हुआ कि आज़ाद समाज पार्टी अब उन पे किसी पे भी रुकने वाली नहीं। पर टेंशन की बात मैंने शायद उन्हीं के लिए कही थी। अब उनको टेंशन, आप जो है मतलब, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ, जो काम वो नहीं कर सकते। उनको पिछली बार अलायंस हुए, वो चुनाव लड़े 22 में, सारी पार्टियां चुनाव लड़ी, क्या परिणाम आए आप देखिए। उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा में 2 सीटों पर लड़े, देखिए हमारे परिणाम 50% के परिणाम है हमारे। 1 सीट जीते, 1 में 80,000 ज़्यादा वोट ली। ठीक है, अगर जहाँ 80,000 वोट ली गई है, वहाँ अगर लोग हमारी बात को और मजबूत कर देते तो वहाँ भी हम लोग जीतते। तो हमारा विनिंग परसेंटेज देखिए 50% है, यानी कि अगर हम 403 सीटें लड़ते हैं तो हम 200 के लगभग सीटें जीतते हैं, तो फिर सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में? आज़ाद समाज पार्टी की बनेगी। तो हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। जो भाजपा को हराना चाहते हैं उन सब लोगों को हमारे साथ आके मदद करनी चाहिए। भाजपा को जो हराना चाहते हैं। यस। भाजपा के सांसद हैं नवीन जैन, और एक और सांसद है नॉर्थ ईस्ट के इंद्रहंग सुब्बा। उनके साथ में आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, बड़े लोग उस पर कमेंटबाजी कर रहे हैं कि क्या है उस तस्वीर का? देखिए, तस्वीर 2